हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा और स्वागत है एक बार फिर से आपका निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैंने लगभग 32 क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आपसे। आप सभी ने उसको बढ़िया से सॉल्व किया और उसके आंसर जो है आपने दिए हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो पार्ट 2 है और ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट 2 है ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि इसमें जो शामिल क्वेश्चंस हैं वो कुछ सरल हैं और कुछ थोड़ा टफ हैं, क्योंकि जैसे जैसे वैदिक सभ्यता का पार्ट जो है बढ़ता जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वैदिक सभ्यता का वीडियो जो है आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लगभग 2-3 पार्ट में वो बना हुआ है। तो उन 2-3 पार्ट में आपको पढ़ना है और उसके बाद इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा हिस्ट्री वैदिक सभ्यता पार्ट 2 MCQ, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। जितने भी लोग हैं सभी ऑनलाइन आ जाएं और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और वहीं पे जाके आपको पर्टिकुलर आंसर जो है देना है हर एक क्वेश्चन का। आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद लगभग 7 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं, आज क्वेश्चन की जो संख्या है वो 31 है, कल 32 थी, आज लगभग 31 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में या सप्त सिंधु प्रदेश में? देखिए, कल से कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को का लेवल बढ़ाया गया है ताकि आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के टेक्निकल रूप से सॉल्व कर सके। बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु प्रदेश। कल भी मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? बताइए। प्रकृति की उपासना, गाय की पूजा, यज्ञ पूजा या वृक्ष पूजा? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति पूजा या प्रकृति की उपासना, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति की पूजा किया करते थे। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये चौथा ऑप्शन है 3य शताब्दी ईसा पूर्व। बताएं, इसका आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का पहली बार विवरण मिलता है। शायद इसकी चर्चा मैंने कल भी आपको की थी और बताया भी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? बताइए। ऑप्शन ए है धार्मिक विषय, ऑप्शन बी दार्शनिक विवेचन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश का विवेचन या ऑप्शन डी राजनीतिक व सामाजिक विवेचन? बताएं, आंसर करें इसका।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है दार्शनिक विवेचन, यानी कि उपनिषदों का जो मुख्य प्रतिपाद्य रहा है वो दार्शनिक विवेचन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिलक आर्यों का मूल स्थान किसे मानते हैं? आर्कटिक प्रदेश को, स्टेप्स को, हिमाचल प्रदेश को, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ तिलक का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक प्रदेश। यानी तिलक ने जो लेख लिखा है आर्यों के ऊपर, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, उन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना है वो आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव को माना है। कई बार एग्जाम में उत्तरी ध्रुव भी लिखा रहता है, तो उत्तरी ध्रुव को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी धर्म संहिता, ऑप्शन सी आचार संहिता, ऑप्शन डी ज्ञान का रहस्य। बताएं, आंसर करें इसका जल्दी। जल्दी बताएं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ठीक है। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? आपका ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? कल जैसे मैंने क्वेश्चन रखा था पुराणों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको बताना है उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 18। बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 108, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, सॉरी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन वर्तमान में कितने उपनिषद उपलब्ध हैं? अभी मात्र 13 उपनिषद उपलब्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मैंने पूछा भी था, लेकिन ये पूछा था कि आर्य अनार्य का जो युद्ध विवरण है वो किस नदी के किनारे है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को बदल दिया थोड़ा सा, पूछा है कि आर्य और अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है वेद में, उपनिषद में, स्मृति में, या बौद्ध ग्रंथों में। आंसर करें इसका। जल्दी आंसर करिए थोड़ा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेद में, ठीक है। आर्य व अनार्य, अनार्य किसे कहा गया है? जो आर्य नहीं थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहा गया है कि इनके युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? वेदों में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑप्शन डी जो है इस तरफ खिसक गया है, तो बताइए। ऑप्शन ए है 1008, ऑप्शन बी है 1018, ऑप्शन सी है 1028, या ऑप्शन डी 1038। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मिनट मैं हाइलाइटर ले लूं और बता दूं। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे 2 पार्ट में वैदिक सभ्यता मैंने बता दिया, आप कल किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहते हैं ये थोड़ा सा बताएं हमें। और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ताकि उस पर भी काम जो है चालू हो जाए और जल्द ही उसकी भी टेस्ट सीरीज चालू हो जाए। मैं सोच रहा था कि साइंस का जो चैप्टर है और साइंस का जो बर्डन है वो हर एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो साइंस की टेस्ट सीरीज भी अपन चालू करें। चलिए तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्व में वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। ऑप्शन ए सभा और समिति का, ऑप्शन बी पुरोहित और सेनानी का, ऑप्शन सी गण और विदत का, ऑप्शन डी परिषद और समिति का। मतलब राजा पर नियंत्रण कौन करता था। ये चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही आंसर आपको बताना है। बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति का। मैंने स्पष्ट रूप से वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, आप चाहे तो वीडियो लेक्चर देखें और उसमें आपको पता चलेगा सभा और समिति क्या थी। तो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका था, सभा और समिति का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था। वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन, आश्रम व्यवस्था या उक्त सभी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आश्रम व्यवस्था। मैंने आश्रम व्यवस्था के बारे में भी वीडियो में चर्चा की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन का आधार था वो आश्रम व्यवस्था के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था यज्ञ, मूर्ति पूजा, कर्मकांड या तांत्रिक अनुष्ठान। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए आप, मैंने आपको समय दिया है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मकांड। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल से ही हमें कर्मकांड इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कर्मकांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास स्थान था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने तो आर्कटिक क्षेत्र बताया, लेकिन वास्तव में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, तो बताइए जरा कि ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन बी एशिया माइनर, ऑप्शन सी दक्षिण रूस, ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश। जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है एशिया माइनर। मध्य एशिया से आर्य आए थे। ये बात किसने कही थी, मैक्स मूलर ने कही थी। और कैसे कही थी, तो इसके समस्त प्रमाण मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी बहुविवाह, नगरीय जीवन, कृषि व्यवस्था, धार्मिक जीवन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इससे। क्योंकि कल ही ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। बताइए। चलिए बिल्कुल सही,
वैदिक सभ्यता की इन विशेषताओं में से नगरीय जीवन उनकी विशेषता नहीं थी, वो ग्रामीणी जीवन जीते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध हैं? वेदों का अध्ययन, पाश्चात्य शिक्षा प्रसार, धार्मिक नेता या समाज सुधारक? बताइए, सही आंसर करिए इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेदों का अध्ययन। ठीक है ना। तो वेदों का अध्ययन करने के लिए कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं? आपके मैक्स मूलर माने जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? चरक संहिता से, दिव्यावदान से, अष्टाध्यायी से या महाभाष्य से? कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाभाष्य। ठीक है ना। तो महाभाष्य की रचना किसने की थी? आपकी पतंजलि ने की थी। या योग शास्त्र की भी रचना किसने की है? तो आपके पतंजलि ने की है। ऑप्शन अगला अगला प्रश्न है कि पाणिनि कौन थे? इतिहासकार थे, व्याकरण विद्वान थे, चिकित्सक थे या जैन विद्वान थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण विद्वान। यानी कि अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में आपको इनका उल्लेख मिलेगा। पाणिनि ने ही क्या बनाई है? व्याकरण बनाई है संस्कृत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? शंकराचार्य के, एनी बेसेंट के, स्वामी विवेकानंद के या बाल गंगाधर तिलक के? जल्दी आंसर करिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? बाल गंगाधर तिलक के लेख प्रसिद्ध। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है। ऋग्वेद सभ्यता में क्या विशेषता थी? कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, शहरी जीवन का पतन हुआ, पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी या सती प्रथा का प्रचलन था? बताइए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही? बताइए जल्दी। बिल्कुल, अगर आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसी से आपको बन जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहरी जीवन का पतन हुआ। ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक युग में मजबूत गणराज्य थे या पैतृक परिवार थे या सहकारी खेती थी या सामाजिक और आर्थिक समानता थी? बताइए, 19वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही, कौन सा ऑप्शन सही?
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैतृक परिवार थे। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन। दोस्तों ये 20वां क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 21वां, उसको जरा बताइए। अगला है, वैदिक युग में मना का अर्थ था, मना का अर्थ क्या था? धन था, बुद्धि थी, वजन था या प्रतिष्ठा थी? बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धन। वैदिक युग में धन किसे कहा जाता था? मना को कहा जाता था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां भी मना शब्द का प्रयोग होता था वैदिक सभ्यता में, उसका अर्थ क्या है आपका? धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में क्या प्रमुख था? तो देखिए, शहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी, या इनमें से कुछ भी नहीं था? बताएं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन का आंसर अटपटा है, लेकिन आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर करते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए, शहरी जीवन केवल सिंधु घाटी सभ्यता में था। इसके बाद मूर्ति पूजा को अभी हम किनारे रख दे तो जाति प्रथा थी क्या? तो ना तो सिंधु घाटी में जाति प्रथा थी और ना ही वैदिक सभ्यता में। उत्तर वैदिक के सबसे अंत में जाति व्यवस्था बदली है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा संबंध उससे नहीं। इनमें से कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं कह सकते। मूर्ति में देखिए, कई सारी मूर्ति का उल्लेख हमें मूर्तियों का देखा जाए तो प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी में भी और वैदिक सभ्यता में भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में समान चीज़ें क्या रही हैं? तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ये भी प्रकृति की पूजा करते थे। इसी तरीके से सिंधु घाटी में भी प्रकृति की एक स्त्री की मूर्ति दिखाई गई है, जिससे गर्भ से पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। उसे उर्वरता की देवी या प्रकृति माना गया है। ठीक है। इसी प्रकार से हमें वैदिक सभ्यता से भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, सैनिक प्रबंध या राजस्व के साधन? बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्व के साधन। अगर हम बात करें तो भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन, जिससे राजा को टैक्स वगैरह दिया जाता था। अलग अलग प्रकार के टैक्स के नाम थे। ठीक है। अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पतंजलि, वराहमिहिर, पाणिनि या ये सभी? बताइए। 24वां क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए इसका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है, क्योंकि इसमें संस्कृत व्याकरण जो आपका है संपूर्ण अष्टाध्यायी में ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पैतृक परिवार का, प्रकृति पूजा का, वर्ण प्रथा का या ये सभी? बताइए जल्दी, आंसर करिए। ये 25वां क्वेश्चन है आपका। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वैदिक समाज में पैतृक परिवार भी थे, प्रकृति पूजा भी थी, वर्ण प्रथा भी थी और ये सभी, मतलब हम मान सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो है तीनों प्रमाण हमें प्राप्त होते वैदिक समाज में। इसलिए चौथा ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था? शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, नाग पूजा।
तो सिंपल है, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल। अभी 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं 5, 6, 8, 9। 27वां क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं 5, 6, 8, 9। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें वैदिक सभ्यता में मिलता है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखें जिसमें विवाहों के प्रकार आपको बताए गए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो है वो हमारा 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख, यानी कि एशिया माइनर यानी मध्य एशिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, किस स्थल पर पाया गया है? अंकोरा, बोगजगोई, हित्ती या इस्तांबुल? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, बोगजगोई। ठीक है, तो ये बोगजगोई अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये मध्य एशिया से आए थे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा 29वां क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं? विश्ववारा, घोषा, अपाला या ये सभी? जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कि विश्ववारा, अपाला, घोषा ये सभी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 30वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। अच्छा, अभी क्वेश्चन बचे हुए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था राजा का उल्लेख आया है, मतलब वैदिक काल में शासन का जो सामान्य स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा इत्यादि का कॉन्सेप्ट हमको प्राप्त होता है वैदिक सभ्यता से। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग आज 31 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 में। अभी मैंने आपको कल बताया था कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हमने टोटल जो है 63 क्वेश्चन, जैसे ही 100 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे हम नए टॉपिक में आ जाएंगे। वो 100 क्वेश्चंस जो मैं ला रहा हूँ वो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।